नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों हिंदू के। पहला आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और फेडरल प्रिंसिपल्स के बीच टकराव से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम यूपी की नई पॉपुलेशन पॉलिसी से संबंधित डिस्कस करेंगे। और तीसरा आर्टिकल तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, 2-3 पॉइंट इस आर्टिकल से निकलते हैं। जो नए OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए सरकार रूल लेके आई है ना, उनसे संबंधित हैं। राइटर 2-3 आर्गूमेंट देते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे देश में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और फेडरल प्रिंसिपल्स के बीच टकराव से संबंधित हैं। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हम बेसिक्स की बात पहले करेंगे। ये स्क्रीन पर है आपके सामने हमारे संविधान का आर्टिकल 81। इस आर्टिकल में ये बोला गया है, हमारे देश में हर एक स्टेट से लोकसभा की इतनी सीट्स होंगी कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सीट्स का जो रेशो है विभिन्न स्टेट्स के बीच सेम रहना चाहिए। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर यूपी की टोटल पॉपुलेशन है 20 करोड़ 40 लाख और यूपी में अभी लोकसभा की सीट्स कितनी हैं? 80। इसके अलावा तमिलनाडु में टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 6 करोड़ 80 लाख। टोटल लोकसभा की सीट्स कितनी है? 39 डिवाइडेड बाय 39। तो ये जो रेशो है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय लोकसभा की सीट्स उस स्टेट से, ये रेशो हर एक स्टेट का सेम होना चाहिए। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 81 में लिखा गया है। तो क्या अभी ये रेशो सेम आता है? देखो, यूपी में हर एक कंस्टिट्यूएंसी में एवरेज पॉपुलेशन है 25 लाख से ऊपर, जबकि तमिलनाडु में हर एक कंस्टिट्यूएंसी में एवरेज पॉपुलेशन है 17 लाख के आसपास। तो रेशो अभी सेम नहीं है। अब आपके मन में आया होगा, क्या ये संविधान का वायलेशन है? रेशो तो सेम है नहीं, हमने 2 स्टेट्स के एग्जाम्पल से समझा। यूपी में एवरेज जो पॉपुलेशन है एक कंस्टिट्यूएंसी में वो 25 लाख के आसपास है और तमिलनाडु में एवरेज जो पॉपुलेशन है एक कंस्टिट्यूएंसी में 17 लाख के आसपास है। तो क्या ये संविधान का वायलेशन हो गया? इसका आंसर है नो। देखो, इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि इसका आंसर नो क्यों है, क्यों ये संविधान का वायलेशन नहीं है, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हमने अभी ये डिस्कस किया ना कि हर एक स्टेट के लिए टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, ये रेशो सभी स्टेट्स के लिए सेम होनी चाहिए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ये जो पॉपुलेशन फॉर्मूले में है ये कौन से स्टेट की कंसीडर की जाएगी? ये तो बताइए ना। पॉपुलेशन तो लिख दिया कि हाँ, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, ये रेशो हर एक स्टेट की सेम होनी चाहिए। लेकिन पॉपुलेशन कौन से साल की, वो भी लिखा है संविधान निर्माताओं ने। पॉपुलेशन देखो, लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से कंसीडर की जाएगी। यहाँ पे नीचे देखो आप, आर्टिकल 81 के क्लास 3 में ये नीचे लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, यानी जो लेटेस्ट सेंसस कंडक्ट हुआ है ना, उसके हिसाब से पॉपुलेशन देखी जाएगी और ये रेशो सभी स्टेट्स के लिए सेम होनी चाहिए। अब हम आते हैं कि अभी फिलहाल अगर ये रेशो सभी स्टेट्स के लिए सेम नहीं है तो ये संविधान का वायलेशन क्यों नहीं है? इसके पीछे देखो एक कहानी है। शुरुआत में तो संविधान निर्माताओं ने ये प्रोविज़न डाल दिया, लेकिन जैसे ही 1970s में इंडिया पहुंचा तो उस समय साउथ इंडिया के स्टेट्स की एक शिकायत ये थी, अरे भैया, हम तो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और नॉर्थ इंडिया के जो कुछ स्टेट्स हैं वहाँ तो पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। इसका रिजल्ट तो ये निकलेगा कि साउथ इंडिया के स्टेट्स में नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स कम होती जाएंगी और नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती जाएंगी। तो ये तो हमने गलती कर दी क्या पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करके? इसका तो हमें नुकसान हो जाएगा, हमारी पार्लियामेंट में नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स कम हो जाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये जो रीज़न था ना, आर्ग्यूमेंट था साउथ इंडिया के स्टेट्स का, वो लॉजिकल लगा। वैसे भी आपको पता है, एमरजेंसी के दौरान 75 से लेकर 77 के बीच जब देश में एमरजेंसी लगी थी तो उस समय पॉपुलेशन कंट्रोल पर सरकार का काफ़ी ज़्यादा फोकस था। इवन फोर्स्ड स्टीरिलाइजेशंस भी हुई थी, ज़बरदस्ती नसबंदी भी करवाई गई थी। तो उन दिनों इमरजेंसी के दौरान 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये प्रोविज़न किया गया। ईयर 2000 के बाद, यानी 2000 के बाद जब तक कि पहला सेंसस नहीं कंडक्ट हो जाता,
तब तक विभिन्न स्टेट्स में जितनी लोकसभा की सीट्स हैं उतनी ही फ्रीज रहेंगी। लोकसभा की सीट्स जो हैं विभिन्न राज्यों में उनको रीएडजस्ट नहीं किया जाएगा। कब तक? जब तक कि नई सेंचुरी में नया सेंसस कंडक्ट नहीं हो जाता। तो इससे साउथ इंडिया के स्टेट्स खुश हो गए कि हाँ, अब उनका वो डर खत्म हो गया कि नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में लोकसभा की सीट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगी और नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं जो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाए वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। अब आपके मन में आया होगा कि 2000 तो आ गया, उसके बाद क्या हुआ? समय तो बीत जाता है ना, बीत गया। तो देखो, जब 2000 आया तो 2001 का सेंसस भी कंडक्ट हुआ। फिर से साउथ इंडिया के स्टेट्स का वही डर कि जी हमने तो अच्छा काम किया है पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में, आप हमें पनिश नहीं कर सकते, पिनलाइज नहीं कर सकते अच्छे काम के लिए। तो फिर 2001 में फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा। यह है 2001 की 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें वो जो फ्रीज था ना कि लोकसभा की सीट्स उतनी ही रहेंगी जितनी अभी है राज्यों में, उस फ्रीज को 25 और सालों तक एक्सटेंड कर दिया गया। 2001 तक वो फ्रीज था, इसे 25 साल तक और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया, यानी 2026 कर दिया गया। भाई 2026 तक लोकसभा की सीट्स विभिन्न राज्यों में जितनी हैं उतनी ही रहेंगी, उनमें बदलाव नहीं लाया जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन ये आ गया है कि समय तो फिर से बीत गया, 2026 भी आने वाला है। अगर 2026 के बाद इस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फिर से नहीं की गई कि हाँ कुछ और सालों के लिए जिस राज्य में जितनी लोकसभा की सीट्स हैं उतनी ही रहेंगी, इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा, अगर ये प्रोविजन नहीं किया जाता है तो फिर तो आर्टिकल 81 के हिसाब से विभिन्न राज्यों में टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, ये रेशो सेम होना चाहिए ना, जो कि अभी यूपी के लिए है 25 लाख और तमिलनाडु के लिए है 17 लाख। तो इसका मतलब यूपी को ज़्यादा सीट्स मिलेंगी और तमिलनाडु को कम सीट्स मिलेंगी, तो तमिलनाडु को नुकसान हो जाएगा। तो राइटर यही कहना चाहते हैं। यहां पे देखो, दो प्रिंसिपल्स के बीच टकराव है। एक तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, अब कायदे से देखो हर एक वोट बराबर है, तो यूपी की कंस्टिट्यूएंसी में 25 लाख लोग हों, तमिलनाडु की कंस्टिट्यूएंसी में 17 लाख लोग हों, ऐसा कैसे? तो ये तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो गया ना भाई। उस हिसाब से तो ये हो गया कि डिवाइड करके यूपी के 1.3 लोग इजिकल टू तमिलनाडु का 1%। 1 वोट 1% वाला जो कंसेप्ट है वो तो गड़बड़ा गया ना, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट यहां पे गड़बड़ा गया। लेकिन अगर इस रेशो को हम मान लेते हैं तो फिर फेडरल प्रिंसिपल्स गड़बड़ा जाएंगे। कैसे? ऐसे वही बात साउथ इंडिया के स्टेट्स बोलेंगे कि भैया हमने तो अच्छा काम किया, अब हमारे स्टेट्स में तो लोकसभा की सीट्स कम हो गई, और नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स जैसे बिहार, यूपी, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे फर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा है, यहाँ पे तो नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो गई। अब ये स्टेट नेशनल पॉलिटिक्स में अपना दबदबा रखेंगे। वैसे भी आपको पता है यूपी की पॉलिटिक्स, यूपी की जो इंपॉर्टेंस है नेशनल पॉलिटिक्स में कितनी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यूपी में टोटल लोकसभा सीट्स कितनी है? 80, 80। अब छोटे जो स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा 10 सीट, गोवा 2 सीट, ये इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते। इन पे जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो इतना ध्यान नहीं देती जितना कि यूपी पे देती हैं। अभी जो कैबिनेट रीसफलिंग हुई उसमें देखो यूपी को कितने मिनिस्टर्स मिले हैं। इसीलिए क्योंकि यूपी जिसने जीत गया, यूं कहा जाता है कि यूपी जिसने जीत लिया उस पार्टी की सरकार बनाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि यूपी में लोकसभा की सीट ज़्यादा है। अगर यूपी को डिवाइड कर दिया जाए 3 राज्यों में और 25-25 लोकसभा की सीट्स हों, फिर यूपी की इतनी इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं होगी। इसी का डर है साउथ इंडिया के स्टेट्स को और दूसरे छोटे राज्यों को। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में सरकार इस संदर्भ में क्या फैसला लेती है। क्या जो ये फ्रीज चल रहा है कि विभिन्न राज्यों में जितनी लोकसभा की सीट्स हैं उतनी ही रहेगी, क्या ये फ्रीज हटेगा या फिर नहीं हटेगा? पार्लियामेंट की बिल्डिंग तो देखो नई बन रही है। 2022 से पहले 2022 में हमारा 75वां वर्षगांठ है ना आज़ादी की, तो उससे पहले पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन जाएगी और पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनेगी उसमें ज़्यादा मेंबर्स के बैठने की व्यवस्था रहेगी। तो देखो सरकार क्या करती है। लेकिन इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है किसी भी देश के फेडरलिज्म के मॉडल में ये दिक्कत तो देखो आती है, जो बड़े स्टेट्स हैं उनकी भूमिका ज़्यादा हो जाती है नेशनल पॉलिटिक्स में, लॉ मेकिंग में, और छोटे स्टेट्स हैं उनका रोल कम हो जाता है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यूपी की जितनी पावर है नेशनल पॉलिटिक्स में, जैसा हमने डिस्कस किया, यूपी की जितनी पावर है पार्लियामेंट में कानून बनने में, उतनी पावर गोवा की नहीं है, सिक्किम की नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की नहीं है, हरियाणा की नहीं है, जहाँ पे लोकसभा की सीट्स छोटी छोटी हैं, थोड़ी थोड़ी हैं। तो फिर ये कैसे इंश्योर किया जाए कि जो छोटे स्टेट्स हैं वो अपने आप को असहज महसूस ना करें, उनको यूँ ना लगे कि जो बड़े स्टेट्स हैं वही सब कुछ कर रहे हैं, हमारे बस की कुछ नहीं है। तो देखो, हम दूसरे स्टेट्स का मॉडल जानते हैं, खास करके यूएसए का मॉडल यहाँ पे सबसे अहम है। कैसे यूएसए ने ये इंश्योर किया है कि छोटे स्टेट्स जो हैं उनकी वैल्यू भी नेशनल पॉलिटिक्स में, नेशनल लॉ मेकिंग में बरकरार रहे। सबसे पहला पॉइंट तो उन्होंने ये किया है, वहां पर नेशनल गवर्नमेंट की पावर्स कम होती हैं, स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। यूएस में टोटल स्टेट्स हैं 50। तो यूएस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास कुछ ही सेक्टर्स में, कुछ ही डोमेन्स में पावर्स हैं, और ज़्यादा पावर्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास हैं, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, यूएस में देखो टोटल स्टेट्स 50 है ना, तो हर एक स्टेट सीनेट में 2 मेंबर्स भेजता है। जैसे हमारे देश में राज्यसभा है ना, तो राज्यसभा की सीट्स जो हैं वो हर एक स्टेट की बराबर नहीं है हमारे देश में, लेकिन यूएसए ने ये इंश्योर करने के लिए कि हर एक स्टेट को बराबर समझा जाए, ये प्रोविजन किया है कि हर एक यूएसए का स्टेट यूएसए की सीनेट में, यानी यूएसए की राज्यसभा में 2 मेंबर भेजेगा। तो 50 स्टेट्स हैं और 100 मेंबर्स हैं यूएसए के सेनेट में, और हर एक स्टेट ने 2 मेंबर भेजे हैं। तो सभी स्टेट्स को लगता है कि हाँ, कम से कम सेनेट में तो हमारी जो इंपॉर्टेंस है वो सेम है। तीसरे नंबर पे तीसरा पॉइंट, यूएसए में देखो जो प्रेसिडेंट्स इलेक्ट होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरल वोट्स से इलेक्ट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि टोटल कितने परसेंट लोगों ने ए कैंडिडेट को, ट्रंप को वोट दिया, या फिर कितने परसेंट लोगों ने बाइडन को वोट दिया, नहीं। स्टेट्स कितने जीते हैं किसी पर्सन ने, उसके आधार पर तय होता है यूएसए का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डोनाल्ड ट्रंप का। इन्होंने देखो अपने प्रतिद्वंदी कैंडिडेट के अपेक्षाकृत बल्कि कम वोट प्राप्त किए, लेकिन फिर भी ये प्रेसिडेंट बन गए। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए। तो ये चौथा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है जिसके आधार पर यूएसए के संविधान ने ये इंश्योर किया है कि जो छोटे स्टेट्स हैं वो उनकी वैल्यू भी बरकरार रहे एज कंपेरिजन टू बड़े स्टेट्स हैं। चौथा पॉइंट ये है, पहले देखो यूएसए में स्लेवरी हुआ करती थी, तो प्रोविजन ये किया गया था संविधान में कि वो स्टेट्स, यूएसए के साउथ में वो स्टेट्स जहाँ पे स्लेवरी अलाउड है, वहाँ पर वो स्टेट भी स्लेव को काउंटिंग में शामिल कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन एक स्लेव मतलब 1 वोट नहीं होगा, एक स्लेव मतलब 0.6 वोट। खैर ये सब डिस्कस करने का फायदा नहीं, क्योंकि स्लेवरी अब खत्म हो चुकी है यूएसए में। लेकिन प्रोविजन ये किया गया था, एसेंस ये है, यही इंश्योर करने के लिए जो छोटे स्टेट्स हैं ना उनकी इंपॉर्टेंस बरकरार रहे। अब इंडिया पे आते हैं। यूएसए का एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया, अब इंडिया पे आते हैं। देखो इंडिया में सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। वो इसलिए क्योंकि संविधान निर्माताओं को डर लगता था कि अगर स्टेट्स को ज़्यादा पावर दे दी गई तो कहीं वो इंडिया से अलग होने की कोशिश ना कर लें, तो इससे देश की यूनिटी जो है वो खतरे में आ जाएगी। राइटर कहते हैं देखो 1956 में लैंग्वेज के आधार पर अलग अलग राज्य बने, उसके बाद भी अलग अलग राज्य बन गए हैं, लेकिन क्या आज तक कोई स्टेट इंडिया से अलग हुआ पाकिस्तान की तरह? इसका आंसर है नो। तो फिर स्टेट्स को ज़्यादा पावर्स दे दी जाएं, इसका फ़ायदा ही होगा। अगर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स ज़्यादा बढ़ती हैं और विभिन्न स्टेट्स की पावर घटती हैं, तो अलग अलग राज्यों के लोगों को ये लग सकता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, और कल को फिर वो सब नेशनलिज्म जो है कि अलग अलग राज्यों में देश से अलग होने की जो सेंटिमेंट्स हैं वो भड़क सकते हैं अगर किसी राज्य को ये लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन अगर राज्य के पास ही ज़्यादा पावर्स हैं तो फिर ये भावना उनके अंदर आती नहीं है। तो जैसे लोकल पंचायत को ज़्यादा पावर देने से डेवलपमेंट आती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसी प्रकार से अगर स्टेट्स को ज़्यादा पावर दी जाती है तो इससे डेवलपमेंट आएगी और देश नहीं टूटेगा, जैसा कि पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था।
इसके बाद 2-3 पॉइंट और भी दिए जाते हैं, जैसे देखो राज्यसभा का जो रोल है वो भी एक्सपेंड होना चाहिए, राज्यसभा का कंपोजिशन भी चेंज होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर लोकसभा में, जैसे देखो अभी एनडीए गवर्नमेंट के बारे में ये कहा जाता है कि सारी जो एनडीए के पास सीट्स आई हैं वो नॉर्थ इंडिया के स्टेट से हैं और साउथ इंडिया के स्टेट्स से सीट कम है एनडीए के पास में। तो कहीं ऐसा ना लगे छोटे स्टेट्स को या फिर साउथ इंडिया के स्टेट्स को हमारी तो नेशनल गवर्नमेंट में यानी सरकार में, यूनियन गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो कम से कम राज्यसभा का रोल अगर इंक्रीज होगा तो अगर किसी राज्य से रिप्रेजेंटेशन नहीं है सरकार में तो उसको ये तो लगेगा कम से कम हाँ कि राज्यसभा में तो हमारा रोल है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो संविधान को चेंज करना है, विभिन्न राज्यों के बीच फाइनेंशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो सभी राज्यों की या फिर ऑलमोस्ट सभी राज्यों की कंसेंट होनी चाहिए। और संविधान में जो लैंग्वेज और रिलीजन संबंधित प्रोविजंस हैं उनको तो चेंज करना ही नहीं है किसी भी कीमत में। सबसे लास्ट में ये बोला जाता है, देखो इंडिया जो है वो एक जॉइंट वेंचर है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का। मेजॉरिटी शेयर होल्डर और ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर कौन है? कोई भी हो सकते हैं, धर्म के आधार पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी हो सकते हैं, लैंग्वेज के आधार पर हो सकते हैं, नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स के आधार पर हो सकते हैं, मतलब हर तरह के जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का जॉइंट वेंचर है इंडिया। तो देखो हर एक मायने में जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं उनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। तो जो भी बदलाव किया जाए वो किसी प्रकार की कंसेंसस या फिर अगर सहमति नहीं बन पाती है तो किसी प्रकार की सुपर मेजॉरिटी के आधार पर होने चाहिए, ना कि सिंपल मेजॉरिटी के आधार पर। नेक्स्ट आर्टिकल यूपी की नई पॉपुलेशन पॉलिसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में यूपी ने अपनी नई पॉपुलेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट रिलीज किया जिसमें ये सब मुख्य पॉइंट्स हैं और इस ड्राफ्ट को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। एक संतान होने पर 20 सालों तक मुफ्त इलाज होगा, 2 से अधिक बच्चे पैदा होते हैं तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा और पंचायत या फिर जो म्यूनसिपैलिटी के जो इलेक्शंस हैं वो नहीं लड़ सकेंगे जो पेरेंट्स हैं। राशन कार्ड में 4 से अधिक मेंबर्स नहीं होंगे। तो इन प्रोविजंस की सहायता से ज़्यादा बच्चे पैदा करना, इसे डिसइंसेंटिवाइज करने की कोशिश की जा रही है यूपी की सरकार के द्वारा। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? देखो कम से कम राइटर तो ये मानते हैं ये सही अप्रोच नहीं है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की। यूपी की अभी टोटल फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है 2.7 और बिहार की टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है 3.1। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है? एक महिला के द्वारा पूरी लाइफ में एवरेज के तौर पर कितने बच्चों को जन्म दिया जाता है, ये मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट का। यानी यूपी में ऑलमोस्ट हर एक महिला, मतलब एवरेज की अगर हम बात करें तो हर महिला 2.7 बच्चों को जन्म देती है। अगर पॉपुलेशन को कांस्टेंट रखना है तो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए। अब आपके मन में आया होगा 1 भी क्यों, मतलब 0.1 क्यों, 2 क्यों नहीं होना चाहिए? पति पत्नी दो पर्सन्स और बच्चे भी 2, तो फिर इससे तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी ना। 0.1 देखो इसलिए काफ़ी बार बच्चों की डेथ भी तो हो जाती है ना, तो उस फैक्टर को काउंट करके 2.1 अगर फर्टिलिटी रेट होती है तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम है तो इसका मतलब पॉपुलेशन घटनी स्टार्ट हो जाएगी। आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है शुरुआत में, कैरो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। कैरो कहाँ पे है? इजिप्ट में है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1994 में, इसमें एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था कि पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जा सकता है कैसे, मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके, जैसे कॉन्डम इत्यादि। इसके अलावा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करके और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करके। आपके मन में वैसे एक क्वेश्चन ये भी आया होगा, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होती है तो फिर पॉपुलेशन बढ़ेगी, कम थोड़ी ना होगी। क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं। अगर आपको लगता है तो आप गलत सोच रहे हो। कैसे? देखो पुराने समय में ना ज़्यादा बच्चे इसलिए पैदा करते थे पेरेंट्स क्योंकि उनको लगता था कि इलाज तो अच्छा होता नहीं, अगर 4-5 बच्चे पैदा करेंगे तो हो सकता है 2-3 की डेथ हो जाए, आगे जाते जाते हो सकता है जन्म के दौरान ही 1-2 बच्चों की डेथ हो जाए। इसलिए वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जब हम बूढ़े होंगे तो कम से कम कुछ तो जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर इलाज अच्छा होगा, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगी तो वो धारणा खत्म हो जाएगी कि हाँ ज़्यादा बच्चे इसलिए पैदा करने हैं कि कुछ बच्चों की डेथ हो जाएगी।
तो इसलिए बोला जाता है कि अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो इस ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 में वन चाइल्ड फैमिली को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, ऐसा प्रोविजन किया गया है। और जो वन चाइल्ड फैमिलीज होंगी उनको रिबेट इन टैक्सेस, रिबेट इन लोन्स, कैश वोट्स, ये सब मिलेंगे। और जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उन फैमिलीज़ को डिसइंसेंटिवाइज किया जाएगा, उनको वेलफेयर बेनिफिट से वंचित रखा जाएगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे, लोकल इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। यूपी के बाद असम भी इसी प्रकार की पॉपुलेशन पॉलिसी को लाने के लिए विचार कर रहा है। देखो वैसे 1990s में और 2000s में काफ़ी सारे स्टेट्स इस प्रकार की पॉलिसीज़ लेके आए थे, जैसे हरियाणा अनडिवाइडेड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। मामला हरियाणा से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में भी गया था कि क्या इस प्रकार से वो पेरेंट्स जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उनको लोकल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से वंचित रखा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाँ रखा जा सकता है। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की जा सकती है, लेकिन इस बार अलग आर्गुमेंट के आधार पर यह बोला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में किसी पिटिशनर के द्वारा कि यूपी की नई जो पॉपुलेशन पॉलिसी है ये रिप्रोडक्टिव राइट्स के अगेंस्ट है। अब देखना ये होगा कि ये अभी तो सिर्फ ड्राफ्ट रिलीज हुआ है यूपी की पॉपुलेशन पॉलिसी का। अगर यूपी की ये नई जो पॉपुलेशन पॉलिसी है ये जुडिशरी का टेस्ट पास कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आर्टिकल में एक बात ये बोली जाती है, देखो कई सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, एविडेंस है कि अगर इस प्रकार की पॉपुलेशन पॉलिसी अगर लाई जाती है तो जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनके अगेंस्ट है इस प्रकार की पॉलिसी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो निरक्षर होंगे, अवेयर नहीं होंगे, उन्होंने अगर ज़्यादा बच्चे पैदा कर दिए तो वो तो और ज़्यादा वंचित हो जाएंगे ना, वो ऑलरेडी गरीब हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा बच्चे पैदा किए तो फिर वो वेलफेयर स्कीम्स के लाभ से वंचित रह जाएंगे। और एक बात जो बार बार बोली जाती है कि अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे देश के पक्ष में है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो अपने आप ही स्टेबलाइज होने वाली है। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे 12 साल पहले ही स्टेबलाइज होने वाली है इंडिया की पॉपुलेशन। तो इस विंडो को हमें यूटिलाइज करने की आवश्यकता है, ना कि उसको गंवाने की आवश्यकता है, ऐसा राइटर का व्यू है। द हिंदू में जो आर्टिकल्स हैं ना उनकी जो सोच है वो सेम है। इंडियन एक्सप्रेस की एक अच्छी बात यह है कि इंडियन एक्सप्रेस अगर एक व्यू का एक आर्टिकल देता है तो कोई दूसरे अपोजिट व्यू का यानी दूसरी आइडियोलॉजी का कोई दूसरा आर्टिकल भी, दूसरा राइटर भी वहाँ पे आर्टिकल लिख सकता है। लेकिन पॉपुलेशन के जितने भी आर्टिकल्स आए हैं ना द हिंदू में, सबका व्यू सेम है। मतलब सेम व्यू दिखाना थोड़ा सा गलत है। मतलब एक दो आर्टिकल उनको थोड़े अपोजिट व्यू के भी देने चाहिए, ताकि कम से कम एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हो जाए। कंक्लूजन देखो कोई भी आप ड्रा कर सकते हो, लेकिन दूसरे पक्ष के जो पॉइंट्स हैं वो पता तो लगने चाहिए ना। इसी से तो हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो और ज़्यादा डेवलप होती है। अलग अलग व्यू पॉइंट्स हमें जानने को मिलते हैं, अलग अलग डायमेंशन हमारे पास में आती है। खैर अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल ट्रांसपेरेंसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राइटर देखो शुरुआत में कहती हैं, केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2002 में आया था पास होने के लिए, और ये बिल लाने से पहले सरकार ने काफ़ी चर्चा की थी अलग अलग स्टेक होल्डर से, जैसे केबल ऑपरेटर से, ब्रॉडकास्टर जैसे आज तक जैसे चैनल से काफ़ी डिस्कशन हुई थी। लेकिन ये 2002 की बात है जब वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अभी हाल ही में न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 आए। क्या कोई चर्चा हुई, जनता से कमेंट्स इनवाइट किए गए? आंसर है नो। इसके अलावा 2020 नवंबर में सरकार ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए रूल्स लेके आई, यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए रूल लेके आई। क्या सरकार ने जनता के साथ कंसल्ट किया? इसका आंसर है नो। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में अमेंडमेंट लाने के लिए सरकार ने एक बिल का ड्राफ्ट रिलीज किया। क्या जनता से कंसल्ट किया गया? इसका आंसर है यस। हर बार नो नहीं होगा, इस बार आंसर है यस। कुछ दिन पहले हमने आर्टिकल डिस्कस किया था, भूल गए क्या, कि सरकार ने जनता से कमेंट्स इनवाइट किए हैं। तो राइटर देखो ये कहना चाहती हैं
जो ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, इनकी वैल्यूएशन आज के समय में काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इंटरनेट यूजर्स भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो OTT प्लेटफॉर्म्स का जो बिजनेस है इवन सिनेमा वाले बिजनेस से भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन इनको रेगुलेट करने के लिए सरकार काफ़ी टफ गाइडलाइंस लेके आई। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। OTT प्लेटफॉर्म्स के पास एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो थी, जिसके इस्तेमाल से वो काफ़ी फल फूल पाए, लेकिन अब सरकार उनको दबा सकती है, ऐसा डर है OTT प्लेटफॉर्म्स वालों को। उसके बाद थोड़ा डेटा दिया जाता है। OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्राइबर जो हैं वो हैं 200 मिलियन। राइटर कंपेयर करती हैं कुछ दूसरे देशों के साथ में कि वहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म्स को कैसे रेगुलेट किया जाता है। जैसे देखो, यूरोपियन यूनियन में 3 साल पहले रूल्स लाए थे OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए। वहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन है और को रेगुलेशन है अमंग द प्लेयर्स। यूके में इनको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है ऑफकॉम। यूएस में अभी लार्जली अनरेगुलेटेड हैं ये OTT प्लेटफॉर्म्स। तो वहाँ पर इन सीरीज़ बनाने वालों के पास में इनोवेशन का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। तो कुल मिला के देखो, कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट्स इस आर्टिकल से निकलते नहीं हैं। मेन पॉइंट यही निकलता है कि सरकार जो OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए रूल्स लेके आई हैं काफ़ी टफ हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट हैं। दूसरे देशों में ऐसा नहीं हो रहा है। और ये जो बातें हैं हमने पहले भी डिस्कस की हैं। तो हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। 3 आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।